हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपका यह प्रथम मैराथन क्लास आज शुरू होने जा रहा है। और इस मैराथन क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले ये अवगत करा दें कि किस अध्याय से कितने नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके संख्या पद्धति से 5 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाना है। और दूसरी बात, आते हैं बीज गणित में। बीज गणित में दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 18 नंबर आपके बीज गणित से आने वाला है। ठीक है, इस बीज गणित वाले अध्याय को आप पूरा रिवाइज कर डालिए जैसे भी हो सके। आप हर अध्याय, हर प्रश्नावली से 2-2, 4-4 सवाल लगाते रहिए, उसके हर टॉपिक पर मंथन करते रहिए। ये आपका 18 नंबर का अकेले आने वाला है। यह आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। ये अध्याय निर्देशांक ज्यामिति से आपका 5 नंबर का आने वाला है। आपके ज्यामिति सेक्शन से देख रहे हैं आपका 12 नंबर। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति जो कि सबसे सरल अध्याय है, त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, आपके बीच में त्रिकोणमिति के ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आऊंगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न से बाहर हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति से आपका 12 नंबर का आने वाला है। मेंसुरेशन से आपका 8 नंबर का आने वाला, और सांख्यिकी एवं प्रायिकता से आपका 10 नंबर का आने वाला है। जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि किस अध्याय से कितना नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है बीजगणित, उसके बाद ज्यामिति सेक्शन। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी, मेंसुरेशन, ये तो आपके महत्वपूर्ण चैप्टर है ही है। ठीक है, साथ ही साथ इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, सबको साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए इस पहलू को देखते हुए, ठीक, जो अध्याय जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए साबित हो सकता है, उस अध्याय से उतने ही अच्छे ठीक और प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाकर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैराथन क्लास लेने से पहले जो मैराथन क्लास शुरू होगा, मैराथन क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको अपने एक विचार के साथ इस मैराथन क्लास को शुरू करूंगा। बस दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूं कि उस काम को कर दिखाने में ज्यादा मजा है जिसे लोग कहते हैं कि आप इसे नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, इसी बातों के साथ हम चाहते हैं कि आप भी वह काम करके दिखाइए अपने जीवन में जिसे लोग कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने मैराथन क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले एक बात और क्लियर करा दूं कि आज का जो मैराथन क्लास है यह आपके टोटल बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया गया है, क्योंकि आप जानते हो जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके हैं ये आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस 20 नंबर में हमें 20 में 20 टारगेट करना है, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो इस 20 नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आज हम लोग इस मैराथन क्लास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न जो बहुविकल्पी वाले हैं, ठीक, उन बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए आपके ये प्रश्नों की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, कुछ धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का क्या रूप होगा। तो देखिए, यदि कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है दोस्तों, कोई धनात्मक संख्या जैसे हम ले लेते हैं 3, ठीक, तो कहा जा रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप, मतलब कोई भी संख्या आप लेते हैं तो उसका सम कैसे बनेगा। तो आप जानते हैं कि अगर चाहे आपका 3 से गुणा सम संख्या से करा देंगे तो सम आ जाएगा, 5 का गुणा अगर आप सम संख्या से करा देंगे तब भी आपका सम आ जाएगा, और सम संख्या का गुणा सम संख्या से करा देंगे तब भी आपका सम आ जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, देखिए, अगर सम संख्या का गुणा आप 2 से करा देते हो तब भी सम संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप विषम संख्या का गुणा 2 से करा देते हो
तब भी आपका क्या आ जाएगा, सम संख्या। तो सम पूर्णांकों के रूप के लिए आप कह सकते हो यदि धनात्मक संख्या आप p मान रहे हो और ये चाहते हो कि प्रत्येक स्थिति में ये सम पूर्णांक बना रहे, तो इस p में आप 2 से गुणा करा दीजिए। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो ये जो 2p वाला ऑप्शन है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आई या नहीं? इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल आपका दिया गया है, सवाल चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दिया गया है 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो दोस्तों सवाल में क्या कहा जा रहा है, 6a + 5 से ठीक पहले। हमने आपको क्रमागत संख्या पढ़ाया था और उस क्रमागत संख्या में हमने आपको बताया था कि अगर एक आगे की संख्या चाहिए तो +1 कर दीजिए, अगर एक पीछे की संख्या चाहिए तो -1 कर लीजिए। तो इसके पीछे वाला देखिए ध्यान से, 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला, तो इससे पहले वाली संख्या चाहिए आपको, तो इसमें से 1 आप माइनस कर लीजिए और जो बच जाएगा आपका 5 में से 1 गया, यहाँ पर आपका 4 बच जाएगा। तो जहां पर ऑप्शन 6a + 4 होगा वह ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला आपका ऑप्शन सही है। बातें समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है चलिए देखते हैं दोस्तों। आप यहाँ भटकिएगा मत, ये अपने आप में बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है। जब आपके यूपी टीईटी में दे सकता है तो बोर्ड एग्जाम में भी ठीक है दे ही सकता है, हालांकि कोई बहुत कठिन नहीं है, बस समझने का बात है। आप जानते हो कि पाई जो होता है इसका मान होता है 22/7, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर पूछा है अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर हम पहले सभी ऑप्शन को लेंगे, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका दिया गया है 22/7 दिया गया है। क्या दिया गया है? 22/7। तो 22/7 जो है ये आपका p/q के रूप में लिखा गया है और जहां पर q0 = 0 है, ठीक। परिमेय संख्या का यही शर्त होता है कि जब संख्या p/q के रूप में लिखी हो और जहां पर q0 = 0, तो ऐसी स्थिति में संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो 22/7 है ये आपका परिमेय संख्या हो गया। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी वाला कहा गया है 0.69। तो 0.69 को आप बटे के रूप में लिख सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो 69 बटे, जहां दशमलव है 1 लगा लीजिए, इसके इधर जितने अंक है 0 लगा लीजिए। अब यदि कट जाते हैं तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। आपने देखा ये भी p/q के रूप में बन गया। अब जो संख्या p/q के रूप में बन जाएगा वह आपका परिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा डी वाले ऑप्शन पर आते हैं। डी वाले ऑप्शन में आपका दिया गया है 15 बटे कड़ी में 16 और 15 बटे कड़ी में 16 का वर्गमूल यदि आप निकालोगे तो 4 मिल जाएगा। और आपने देखा यहाँ 15/4 p/q के रूप में है और यह जब p/q के रूप में है तो यह एक परिमेय संख्या है। तो आपने देखा कि ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। बचा पाई। जब पाई सभी परिमेय संख्या है तो हमसे पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या बताइए। तो अपरिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ा कारण है और इस कारण को मैं यहीं स्पष्ट कर दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, ठीक। यह एक मान ले लिया गया है 22/7, लेकिन इसी पाई का मान जो होता है 3.1432 ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो जिस स्थिति में मान आगे बढ़ता रहता है, कहीं समाप्त नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय, ठीक। अगर p/q के रूप में लिखा गया है यह ऑलरेडी परिमेय हो जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है पाई जो होता है वह आपका अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन इसी पाई का मान 22/7 जो होता है यह आपकी परिमेय संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को बड़े गौर से देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि यही आके टपक पड़े आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस सवाल को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। पाई अपरिमेय संख्या होती है और इसका मान जरूर देगा। यहाँ भटकिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो जब 22/7 परिमेय है तो पाई भी परिमेय होगा। नहीं, इसका मान परिमेय संख्या होती है लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती ये हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट करा दिया। चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा
अगला सवाल है चौथा, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होता है यदि n है 1। n क्या हो सकता है? n पूर्णांक हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है। चलिए इसकी जांच करते हैं। कहा जा रहा है n स्क्वायर माइनस 1 यह 8 से विभाज्य हो सकता है। कब? जब n हो, क्या हो? अब सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। सम संख्या रख के देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 माइनस 1 नहीं, अभी 8 से कटने लायक नहीं है। 2 रखे थे, 3 को रख लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 त्रिक का 9 माइनस 1 बराबर क्या आ गया आपका 8। तो जो 8 आया ये 8 से तो विभाज्य हो रहा है। जरा आगे बढ़ लें। 3 की बजाय हम क्या रखते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, 4 चौक 16 में से 1 गया, आ गया 15 जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। तो 4 की बजाय हम 5 को रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 को जब रखेंगे तो 5 पचे 25 और माइनस 1, 25 में से 1 गया, आ गया 24 जो कि आपके 8 से विभाज्य हो जाएगा पूरा पूरा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जब हमने यहाँ पर 3 रखा, जब हमने यहाँ पर 3 रखा तो 8 से विभाज्य हो गया था, और जब हमने यहाँ 5 रखा तो 8 से विभाज्य हो गया। इसी स्थिति में इसी प्रक्रिया में जब आप यहाँ 7 रखोगे तभी ये 8 से विभाजित हो जाएगा। देख लीजिएगा, 7 7 49 और माइनस 1, 49 में से 1 गया 48 और 48 को 8 से काटोगे 8 छंग 48। तो कहने का मतलब आपने क्या देखा, जब हमने 3 रखा, 5 रखा और 7 रखा, ऐसे ही क्रम में आप बढ़ते जाइए। 9 रखेंगे, 11 रखेंगे तो इस स्थिति में 8 से विभाजित हो जाएगा। अब ये जो 3 5 7 रखे गए हैं ये कौन सी संख्या हो सकती है? तो आप बताइएगा सर ये तो विषम संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा विषम। ठीक है, तो n की जगह अगर आप विषम संख्या रखते हो तो ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हम 5वें सवाल पर पहुंचे हैं। 5वां सवाल है हमारा, यदि x माइनस 2 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है तो a का मान बताइए। देखिए इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इस दृष्टिकोण से ऐसे सवाल को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया ताकि आपको समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक, ऐसे सवाल को आप लगाने में एक्सपर्ट हो जाएं। जब आपसे ये कहा जाए कि ये किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उसमें किसी चर का मान निकालने के लिए बोले तो कुछ मत कीजिएगा, ये जो गुणनखंड बताया जा रहा है इसको यहां से x का मान निकाल लीजिए और यही मान इसमें रख दीजिए। ठीक, उसके बाद जब आप इसे सरल कराएंगे तो आपका a का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सवाल में कहा जा रहा है x माइनस 2 गुणनखंड है। ठीक है, चलिए गुणनखंड है, कोई बात नहीं। x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए। 2 इधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब x का 2 वाला जो मान आया है इसी में रख लीजिए। कैसे रखेंगे देखिए ध्यान से। px बराबर 0 मान लेते हैं और वो जो बहुपद है वो x चर वाला है, इसलिए x चर वाला पॉलिनोमियल लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका सवाल है x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5a बराबर 0। x की मान कितना रखना है आपको? 2 रखना है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे x की जगह कितना रखना है? 2 प्लस 5a बराबर 0। आप यहाँ देख पा रहे हो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 दूना 6 और प्लस 5a इक्वल टू 0। 6 में से 4 गया आपका माइनस 2 प्लस 5a बराबर 0 हो जाएगा। अब 5a बराबर 0 और ये ये जो 0 है आपका माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 0 का कोई महत्व रह नहीं जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस 2 और a बराबर आपका हो जाएगा बार बार गलती हो जा रही है, ये 2 है आपका 2 लिख लीजिए और ये पक्षांतर करेंगे तो गुणे के रूप में है जाके भागे के रूप में बन जाएगा, तो a का मान आपका 2/5 मिल गया। तो जहां पर ऑप्शन आपका 2/5 होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो x का मान बताइए। यह सवाल बड़ा ही सरल है अपने आप में। चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे हम लोग। सवाल में कहा जा रहा है 1/x² + 5 = 1/9। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तिर्यक गुणा करा लीजिए और x का मान अपने आप आ जाएगा। इनका गुणा इनसे कराएंगे तो x² + 5 बराबर 9 × 1 = 9।
x का स्क्वायर 9 जहां रहने दीजिए, 5 इधर जाएगा -5 हो जाएगा। x का स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गया 4। अब जैसे इसका स्क्वायर है वैसे इनको भी स्क्वायर बना लीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होकर x बराबर क्या प्राप्त हो गया 2। तो जहां पर ±2 होगा वहीं पर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके अगले वाले सवाल पे चलते हैं। और अगला वाला जो सवाल दिया गया है, इस टाइप का सवाल हर साल पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसे सवालों को जरूर आप लगाकर उसका अभ्यास कर लीजिए अच्छे से। दिया है भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश तथा हर में जोड़े जाने वाली संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे सवालों का हम बिना लगाए हुए आंसर बता सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको लगाएंगे। और नहीं तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि आप देखिए आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में केवल सवाल लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, सबसे बड़ी बात होती है समय को बचाना। ठीक, ये एग्जाम में सबको आता है, कोई वहां अनभिज्ञ नहीं होता, सबको हर सवाल आता है, लेकिन आने से मतलब नहीं है वहां पर समय कौन बचा ले जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको समय बचाने का ट्रिक दे रहे हैं, कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे, ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करना है। बिना सवाल लगाए सीधा ऑप्शन पर आते हैं। चलिए 2/3 है ना, सवाल में कहा जा रहा भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश तथा हर में जोड़ी जाने वाली संख्या। सवाल में कहा जा रहा है ये आपको प्राप्त करना है, ये आपको क्या करना है, 1 मिनट, आपको प्राप्त क्या करना है, प्राप्त करना है 2/3 और जोड़ने के लिए किस में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है 2/7 में, 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ेंगे आप। तो देखिए ध्यान से 2/7 ऐसे लिख लीजिए। पहले आप विकल्प को एक एक विकल्प को उठा लीजिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सवाल को हल नहीं कर पाते, तो उनके लिए यह व्यवस्था है। पहले वाले विकल्प को ले लीजिए, इसके अंश और हर में जोड़ डालिए, देखिए क्या 2/3 प्राप्त होता है। 8 2 10 हो गया, 8 7 15 हो गया, तो 5 दूना 10, 5 3 15। बड़े संयोग की बात है कि पहले ही बार में आपका आंसर आ गया 2/3, इसलिए यहाँ पर पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगर ये 2/3 नहीं लाता तो 5 को रखते हम एक बार, फिर 3 को रखते, फिर 1 को रखते, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर होता जो आपका मान 2/3 लेकर आता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में देखते हैं। ठीक है, पिता एवं पुत्र के आयु का योगफल 40 वर्ष है तथा अंतर 20 वर्ष है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, पिता एवं पुत्र के आयु का योगफल। यहाँ पर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए 2 चरों में हमें मानकर लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। पिता और पुत्र के आयु की बात किया है, तो पहले हम पिता की आयु मान लेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में लगाएंगे। पिता की आयु मानेंगे x और पुत्र की आयु क्या मान लेंगे हम, y। ठीक है दोस्तों, कहा क्या जा रहा है, पिता एवं पुत्र के आयु का योगफल 40 वर्ष है। तो प्रथम शर्त में जो बोला गया है आपका, कहा जा रहा पिता का x वर्ष है और पुत्र का y वर्ष है। पिता और पुत्र इन दोनों के आयु का योगफल कितना माना गया है आपका, 40 वर्ष माना गया है। ठीक, समीकरण 1 बन गया। और दूसरे शर्त में ये बोला गया है तथा अंतर 20 वर्ष है। अंतर का मतलब पिता और पुत्र के आयु में जो अंतर है वह अंतर कितना है, 20 वर्ष है। समीकरण 2 हो गया। तो कहा जा रहा है इनके आयु ज्ञात कीजिए, इनके नहीं पिता की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। इस दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, y y कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके आपका 2x, 40 20 60, x बराबर 60/2 हो जाएगा, 2 3 हम 60। अब x का मान क्या रखें, x का मान कितना आ गया 30। ध्यान से देखिएगा, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यह बहुविकल्पी वाले प्रश्न है। हमने माना था पिता की आयु x वर्ष,
तो पिता की आयु x वर्ष कितनी आ गई, यहीं पर 30 वर्ष आ गई। तो ये आपका आंसर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इस 8 सवाल को पूरा कर लिया है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों हम लोग 9वें सवाल पर पहुंच चुके हैं और ये आपका 9वां सवाल दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल हर बार पूछे गए हैं, संभावना इस बार भी आपकी बन रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुविकल्पी में यदि पूछना होगा तो इसी टाइप से सवाल आपसे कर लिया जाएगा। सुनिए ध्यान से, जब कोई द्विघात समीकरण दिया हो और ये बोल दिया गया हो कि मूल समान है, तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, विविक्तर बराबर 0 कर दीजिएगा, जैसा कि हर बार आपको बताया गया। ठीक है दोस्तों, समीकरण आपका कितना दिया गया है? समीकरण है आपका, समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 6x और प्लस के इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पर जब हम समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कराते हैं, ठीक है, जब आप तुलना कराएंगे तो a बराबर आपका क्या मिल जाएगा 3, b बराबर आपका क्या मिल जाएगा -6 और ये c बराबर आपका क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा। और जब ये कह दे कि मूल समान है तो इस स्थिति में विविक्तकर बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो जब मूल समान है तो विविक्तकर d बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब विविक्तकर का सूत्र होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का मान कितना है आपका -6 का स्क्वायर कर दीजिए 4 गुणे a का मान कितना दिया है 3 और गुणे c का मान क्या है आपका k इक्वल टू 0। अब 6 छक्के 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 तिहाई 12 और गुणे यहाँ क्या हो जाएगा आपका k। ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है, बराबर 0। अब क्या होगा 36 उधर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -12 के, क्या हो जाएगा आपका -12 के, उधर जाके 36 हो जाएगा -36। अब माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर क्या हो जाएगा 36/12। तो 12 कैंसिल कराएंगे तो के का मान क्या प्राप्त हुआ 3। तो अब आपका जो ऑप्शन में 3 होगा जहां पर, वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सवाल लगना है और इस सवाल पर विशेष गौर कीजिएगा। जब द्विघात समीकरण दे दे और ये कहा जाए मूल समान है और उसमें किसी चर का मान ज्ञात करना हो, सब कुछ भूलकर बस इतना याद रखिएगा कि विविक्तकर बराबर हमें 0 रखना है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है, अगला सवाल है आपका कि यदि समीकरण इतने का विविक्तकर 1 है, अगला सवाल आपका दिया गया है कि यदि समीकरण इतने का विविक्तकर 1 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही आपका समीकरण दिया गया है। इस बार समीकरण क्या है, समीकरण दिया गया है 6x² माइनस bx और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए हम अलग से नहीं लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराने पर, अब डायरेक्ट हम यहाँ मान लिख लेंगे। a बराबर क्या होता है आपका 6, b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -b और c बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो विविक्तकर इस बार कितना दिया है 1 दिया है। तो सूत्र रखिए, विविक्तकर बराबर होता है, विविक्तकर d बराबर आपका होता है, विविक्तकर d बराबर क्या दिया है इस बार 1 दिया है। तो विविक्तकर का सूत्र रखेंगे b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या है -b है, इनका स्क्वायर कर दीजिए 4 गुणे a का मान कितना है 6, c का मान कितना है 2 इक्वल टू 1। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब -b का स्क्वायर करोगे तो प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, -4 6 24 दूना 48 हो जाएगा इक्वल टू वहाँ 1 है 1 रहने दीजिए। अब b का स्क्वायर बराबर 1, ये उधर जाके -48 है तो उधर जाके प्लस 48 हो जाएगा, तो b का स्क्वायर बराबर 48 और 1 49 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से स्क्वायर वहां भेजेंगे तो b बराबर यहाँ करड़ी बना देगा 49, क्या हो जाएगा आपका
49 हो जाएगा और b बराबर जब 49 का वर्गमूल निकालेंगे ±7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका ±7। तो जहां पर ±7 होगा वहां पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक, क्यों? आप केवल 7 पर नहीं लगा सकते। अगर ±7 दिया है तो आपको यही आंसर लगाना है, ना कि यहाँ आपको भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप वर्गमूल निकालते हो तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, यदि +7 का स्क्वायर करोगे तब भी 49 आएगा, -7 का स्क्वायर करोगे तब भी 49 आएगा। इस स्थिति में आपको प्लस माइनस वाला ही आंसर चूज करना है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अब देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट होता है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम 11वें सवाल पे पहुंचते हैं। 11वां सवाल हमारा दिया गया है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या होता है इसका मान। 2 जहां है रहने दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। tan 30 अंश का मान आप लोग जानते हैं 1/3 होता है, बटे 1 + tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। और यहाँ स्क्वायर है तो इसको भूलना नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसका गुणा इनसे हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, बटे 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे सरल कर लीजिए। ये हो जाएगा 2/3 बटे 3 1 के 3 और 1 4, क्या हो जाएगा 4/3। अब इस स्थिति में जब हमने बताया था कि अंश भी बटे के रूप में हो, हर भी बटे के रूप में हो, तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, बीच वाले का गुणा बीच वाले से। तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और इनका गुणा इनसे होके 4/3। अब थोड़ा सा आप कैंसिल कराइए, 2 दूना 4, 2 3 6, आया क्या आपका 3/2/3। ठीक है, अब हम इन्हें परमेयीकरण कराते हैं। जब आप इन्हें परमेयीकरण कराएंगे, परमेयीकरण किससे कराना है? 3 से। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनका गुणा इनसे होके आपका 3/3 हो जाएगा और इसका गुणा इससे होके 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो 3 1 के 3, 3 दूना 6, आपका आया कितना 3/2। अगर हम आपसे पूछे कि 3/2 किसका मान होता है, तो आप बताएंगे कि 3/2 sin 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है? sin 60 अंश का। इसलिए जहां sin 60 होगा ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? सवाल आपने देख लिया। तो इसी टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, आपका अगला सवाल है tan a = 4/3। क्या दिया गया है? tan a = 4/3। तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमने जब बताया था कि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो और दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा रहा हो, तो सबसे पहले आप वहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और समकोण त्रिभुज क्यों? देखिए ध्यान से, ये आपका 90 अंश का हो जाता है। tan थीटा बराबर आप लोग जानते हो लंब बटे आधार होता है। तो कहने का मतलब ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? कर्ण। तो कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रयोग करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 4 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 × 16 प्लस 3 × 3 = 9। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हो जाएगा और कर्ण बराबर आपका √25। तो कर्ण का मान क्या है आपका? 5। कर्ण कितना बन गया? 5 बन गया। अब आपको मान किसका चाहिए? सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक a बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई? लाइन बटे कक्का से आइए। अगर आप भूल जाइएगा तो यहां से याद कर लीजिएगा, साइन cos tan cot sec। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कर्ण का मान आपने निकाला 5 और आधार का मान कितना है? 3। तो ये जो 5/3 है, यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा 5/3, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक, ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और इसे पूरा देखिएगा और एक एक सवाल को
अपने आप से लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप 13वां सवाल देख पा रहे हैं, आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे टाइप को हमने इंक्लूड कर लिया है। अब किसी भी टाइप से आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप भटकेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगे कि हम मेहनत किए हैं आपके लिए पसीना बहाए हैं, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। ठीक, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाए, अपने सभी ग्रुपों में इसे ठीक है सेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत किए हैं तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए परिश्रम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 13वें सवाल में दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान बताइए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपका। यहां पर दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा जहां रहने दीजिए, कॉस थीटा को जब पक्षांतर कर लेंगे तो ये बटे कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1। ध्यान दीजिएगा, जब इनको बटे में पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और जब इसको डायरेक्ट यहाँ ले जाके माइनस में बना देंगे तब यहाँ 0 बचेगा। ध्यान दीजिएगा इसे। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आपका बनता है टेन थीटा, और बराबर ये क्या मिल गया 1। और अगर हम आपसे पूछे कि टेन किसका मान 1 होता है, तो आप बताएंगे कि टेन 45 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ पर टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान पूछा था, थीटा का मान क्या आ गया आपका 45 अंश आ गया, तो ये आपका 45 अंश ठीक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का हमने किसी भी टाइप का प्रश्न नहीं छोड़ा, जितने भी टाइप से प्रश्न बन सकते हैं उतने टाइप का हमने प्रश्न लिया है। साइन 15 बटे कॉस 75, जब आपको इस तरीके का सवाल दिया जाए, एक पद में ऊपर और एक पद में नीचे, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसका मान सदैव 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मान कैसा आएगा, सदैव 1 आएगा। देखते हैं कैसे। साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश दिया है, तो करना क्या है, इन दोनों में से चाहे साइन या कॉस वाले को, अंश या हर में से किसी एक को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, 90 माइनस थीटा में। देखते हैं कैसे। साइन 15 है, रहने दीजिए, साइन 15 अंश है, रहने दीजिए। कॉस 75 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15। क्यों, क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ कॉस 75 बचेगा। ठीक, इसलिए cos 75 को cos 90 माइनस 15 के रूप में हम दर्शा सकते हैं। और 90 माइनस में क्यों दर्शाए हैं, क्योंकि 90 से हमारा फॉर्मूला बनता है, इसलिए। अब देखते हैं, साइन 15 बटे cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह कौन है, 15। अब ये साइन 15 कैंसिल होके मान क्या आया आपका 1। तो इसीलिए हमने कहा कि जब एक पद में ऊपर नीचे होंगे तो उसका मान सदैव 1 ही आता है आपका। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला सवाल जो दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा साइन थीटा का अधिकतम मान होता है। अब बताइए आप, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो आपने देखा होगा जब हमने आपको टेबल पढ़ाया था, उस टेबल में आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पर साइन लिया गया था और ऊपर आपका थीटा लिया गया था। ठीक, यहाँ पर कितना 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश और फिर 90 अंश लिया गया था। जैसे ही साइन थीटा का मान बढ़ रहा था, साइन 0 अंश का मान 0 था, साइन 30 अंश का मान 1/2 था, साइन 45 अंश का मान 1/2 था, साइन 60 अंश का मान 3/2 था, और साइन 90 अंश का मान 1 था। तो आपने देखा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा था, 0 से आधा हुआ, आधा से थोड़ा और अधिक हुआ, आधे से अधिक से थोड़ा और अधिक हो गया, और उससे अधिक होकर 1 आ गया। तो आपने देखा कि साइन थीटा का मान जैसे ही लगातार बढ़ रहा था, ठीक उसी प्रकार से उसके मान में भी वृद्धि हो रही थी। क्या हो रही थी, मान में वृद्धि हो रही थी। और इसका अधिकतम मान कितना आया था, तो आपने देखा कि इसका अधिकतम मान क्या आया, 1 आया। इस प्रकार से यदि आपसे साइन थीटा का अधिकतम मान पूछे तो 1,
और ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर आपसे cos थीटा का अधिकतम मान पूछ ले तो cos थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 0 होता है। यहीं पर इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है साइन न देकर cos दे दे। cos थीटा का अधिकतम मान, ठीक, अधिकतम मान कितना होता है, cos थीटा का अधिकतम मान होता है 0, क्योंकि cos थीटा का मान जैसे ही हम थीटा में बढ़ते हैं उसका मान घटता जाता है। साइन का मान बढ़ता जाता है लेकिन cos थीटा का मान घटता जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे चलते हैं। इसके अगले वाले सवाल में दिया गया है आपका कि यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप यहां देख पा रहे होंगे sec थीटा क्या दिया है आपका, sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान पूछना है। तो यदि हम आपसे पूछें sec थीटा 2, sec किसका मान होता है, तो आप बताइएगा कि sec, आप बताइएगा कि sec 30 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, नहीं, sec 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, sec 60 अंश का मान होता है। अब sec और sec कैंसिल होके थीटा बराबर आपका क्या आ गया, 60। लेकिन इस थीटा का मान अंश में न दे करके इस बार पाई में पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब कोई मान अंश में दिया हो और उसे पाई में बदलना हो तो कुछ मत कीजिएगा, इसमें पाई बटे 180 से गुणा करा दीजिएगा। क्या करना है, पाई बटे 180 से गुणा करा दीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये 0 कैंसिल हुआ, 6 त्रिक 18, तो आपका आया क्या, पाई बटे 3। तो इस स्थिति में जो इसका आंसर हो जाएगा वो पाई बटे 3 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं। जब अंश में दिया हो और पाई में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा करा देंगे, ये पाई में आ जाएगा आपका आंसर। और जब पाई में दिया हो और आपको अंश में बदलना हो तो इसी का उल्टा कर दीजिए, 180 बटे पाई से गुणा करा देंगे तो ये आपका किस में बदल जाएगा, अंश में बदल जाएगा। इस नियम को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 17वें सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। 17वें सवाल में कहा गया है कि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात कर्णिम 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस स्थिति में सवाल आपसे पूछे कि किसी की ऊंचाई दिया हो और छाया से उसका अनुपात बनाया हो, तो आप समझ पा रहे होंगे ये हाई एंड डिस्टेंस का सवाल है आपका। तो हाई एंड डिस्टेंस में क्या कहा जा रहा है, एक क्षण की लंबाई, कोई क्षण है, इसकी जो लंबाई है इसकी छाया से अनुपात। अगर ये क्षण की लंबाई है, ठीक, और ये इसकी क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छाया। अब हम इन्हें मिला देंगे, यहां पर आपका थीटा उन्नयन कोण बनेगा। तो क्या कहा जा रहा है, एक क्षण की जो लंबाई है उसकी छाया से अनुपात, मतलब क्षण और छाया, ठीक, क्षण अनुपाते छाया का जो अनुपात है, क्षण और छाया से अनुपात, ठीक है, कितना है, कर्णिम 3 है। कितना दिया गया है, कर्णिम 3 दिया गया है। अब हम इन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्षण और बटे छाया बराबर क्या दिया है, कर्णिम 3 और बटे 1। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्षण की लंबाई आपका कर्णिम 3 माना जाएगा और छाया की लंबाई आपका 1 माना जाएगा। तो कहा जा रहा है उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो जब लंब और आधार की बात हो तो आप क्या लिखते हो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा कितना है नहीं पता, यही थीटा हमसे पूछा जा रहा है। लंब क्या है, लंब क्षण है, तो क्षण की कितना दिया गया है, कर्णिम 3 और ये बटे क्या है, 1। ठीक है दोस्तों, तो tan थीटा बराबर आपका क्या आ गया, कर्णिम 3 आ गया। अगर हम आपसे पूछे कि tan थीटा कर्णिम 3 किसका मान है, तो आप बताइएगा tan 60 अंश का मान है। यहाँ tan और tan कैंसिल होके थीटा बराबर आपका क्या आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए ये सवाल लगाने का जो तरीका है वो हमने आपको बता दिया है। इसे हम शॉर्टकट में लगा रहे हैं, बस आप इसे पहचान सके कि ये सवाल लगाया कैसे जाएगा। और इसी टाइप से सवाल आपके बहुविकल्पी में दिए जा सकते हैं। मानकर चलिएगा कि आपके ट्रिग्नोमेट्री से
2 सवाल तो फिक्स है जो आपके बहुविकल्पी में केवल आएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि 2 के बजाय 3 या 4 सवाल दे दे। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में आप देख रहे हैं कि हमने अधिकांश सवाल लिया है और हर टाइप का सवाल लिया है, जिस टाइप से सवाल बन सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल हमारा दिया गया है, एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर ऊंचाई पर है। क्या कहा जा रहा है? कोई पतंग है, कोई यहाँ पर आपका पतंग है, ठीक, और यह जमीन के तल से कितनी ऊंचाई पर है? 75 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 75 मीटर की ऊंचाई पर है, उड़ रही है। तो यह 36 से 60 अंश के कोण पर झुकी है। मतलब यह 36 से, मतलब इस जमीन से कितने अंश के कोण पर झुकी है? 60 अंश के कोण पर झुकी है, तथा डोरी से बंधी है। डोरी से हमने बांध दिया, तो डोरी की लंबाई बताइए। यहाँ पर डोरी की लंबाई इसको पूछा जा रहा है, अर्थात कर्ण पूछा जा रहा है। यदि इसका आप नामकरण करें ABC, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC से हमने क्या बताया? सवाल लगाते समय जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए, लंब दिया है लिख लीजिए, थीटा दिया है लिख लीजिए। यहाँ पर आपका कर्ण पूछा जा रहा है, ठीक। वैसे भी आपको सवाल नहीं लगाना है, आपको बहुविकल्पी में केवल सही आंसर आपको टिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज ABC से आएंगे, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण और लंब की जब बात आती है तो हम क्या लेते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान क्या दे रखा है? 60, और लंब क्या दे रखा है आपका? 75, और कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण आपका AB बन रहा है, और यही कर्ण आपसे डोरी की लंबाई पूछी जा रही है। साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण 3/2 बराबर 75 बटे AB। और आपने यहाँ पर देखा AB का गुणा यदि कर्ण 3 से हो तो कर्ण 3 AB हो जाएगा, और बराबर 75 का गुणा 2 से होगा तो ये 150 हो जाएगा। फिर आते हैं AB बराबर आपका 150 और बटे ये कड़ी में 3 हो जाएगा, तो बटे कड़ी 3 करा लेंगे। और फिर जब हम इसका परवैयीकरण कराएंगे तो कड़ी में 3 का गुणा ऊपर, कड़ी में 3 का गुणा नीचे हो जाएगा। तो AB बराबर आपका इसके गुणा इससे होके 150 कड़ी में 3 और कड़ी 3 का गुणा होके 3 5 15 50। तो AB बराबर जो आपकी डोरी की लंबाई थी वो आ गई आपकी 50 कड़ी में 3 मीटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 50 कड़ी में 3 यहाँ आपका आंसर दिया गया है, और ये B वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है देख लीजिए। आपके 19वें सवाल में दे रखा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, हालांकि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह आपके सिलेबस से काट दी गई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई सवाल आके टपक पड़े तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप घबराए ना, ठीक है, हम सभी सवालों को लेकर चलेंगे। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तब कुल स्पर्श रेखा कितनी बनेगी? देखिए ध्यान से, कोई एक वृत्त है और दूसरा वृत्त जो है इसको अंतः स्पर्श करता है, मतलब अंदर से स्पर्श करता है। तो इन दोनों वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इन दोनों वृत्तों पर केवल हम एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा ऐसा खींचना है जो दोनों वृत्तों को टच करे, तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं खींचे जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो वहां से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हाँ, यदि आपसे पूछ ले कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यहीं पर ये भी देख लीजिए, जब दो वृत्त यहाँ पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं तब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो ध्यान से देखिएगा, एक स्पर्श रेखा तो यहां से खींचा जा सकता है जो इसको टच करते हुए जाएगा, एक स्पर्श रेखा यहां से खींचा जा सकता है, एक स्पर्श रेखा यहां से खींचा जा सकता है, और एक स्पर्श रेखा यहां से खींचा जा सकता है। तो कहने का मतलब 1, 2 और 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब दो वृत्त अलग अलग हो, जैसे एक वृत्त यहां पर हो, एक वृत्त यहां पर हो, जब दो वृत्त अलग अलग हो, वो किसी भी बिंदु पर स्पर्श न करते हो, तब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो देखिए ध्यान से, एक स्पर्श रेखा तो यहां से खींची जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा यहां से खींची जाएगी, और तीसरी स्पर्श रेखा यहां से, चौथी स्पर्श रेखा यहां से। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं।
तो अब आपको यहाँ पर 3 सवाल मिल गए, 3 नहीं आपको और मिलने हैं। तो जब आपसे पूछे कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे तो 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श ना करे, वो अलग अलग हो, तो वहां पर आपका 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपसे स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी जा सकती है, क्योंकि इसके पहले ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हमने इनको भी इंक्लूड कर लिया। चलिए अब हम 20वें सवाल पर पहुंचते हैं। 20वां सवाल जो हमारा दिया गया, त्रिज्या r के एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ये सवाल आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है त्रिज्या r का कोई एक वृत्त है, त्रिज्या r वाला क्या है, कोई एक वृत्त है, ठीक है, और इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे बड़े वर्ग का, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक हमने वर्ग बना लिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हमने बना लिया, एक वर्ग बना लिया। कहा जा रहा है इस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो जब हम इनके विकर्ण को मिला देंगे तो आप जानते हैं इनकी त्रिज्या r दी गई है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या r है। तो कहने का मतलब इसका जो विकर्ण बन रहा है, विकर्ण, इसका विकर्ण आपका बन गया r और r मिलके 2r। कितना बन गया, 2r। अब जब विकर्ण आपका 2r है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण बटे 2। ठीक है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है दोस्तों, चलिए विकर्ण कितना है आपका 2r का होल स्क्वायर, और ये बटे 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 का r स्क्वायर और बटे 2 हो जाएगा। 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपने देखा जो यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है वह आपका 2r स्क्वायर बन रहा है, और ये बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 सेंटीमीटर है। देखिए कोई घड़ी है, इसके मिनट की सुई कितनी लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। और कहा जा रहा 5 मिनट में तय किया गया जो इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल बन रहा है, अर्थात वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए और कोण होना चाहिए, तो हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो त्रिज्या यहाँ पर आपका r दिया गया है, और ये 5 मिनट में घड़ी वाली सुई 5 मिनट में कितना कोण घूम रहा है, सबसे पहले हम कोण निकालेंगे। अच्छा एक चीज आप सोचिए कि अगर ये मिनट वाली सुई 60 मिनट घूमती, मतलब एक चक्कर लगाती तो 360 अंश बनता, मतलब 60 मिनट अगर घूमती तो 360 अंश का कोण बनता। तो उस आधार पर 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 1 मिनट में 360 और ये बटे 60 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल कराएंगे तो आप पाएंगे 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगा। तो जब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगा तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा भाई, 5 गुणे 6 बराबर 5 6 30 अंश का कोण बनाएगा। कहने का मतलब थीटा हमें कितना मिल गया, 30 अंश मिल गया। अब कहा जा रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए, याद भी होगा, हमने बताया था पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान जो होता है वो 22 बटे 7 होता है। r यहाँ पर आपका r ही है, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो 22वां सवाल आपका दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, कोई एक बेलन है, ठीक है, और इस बेलन में क्या कहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल जो है ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, और यदि इसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है
ऊंचाई आपका दिया गया है 4.7 सेंटीमीटर। तो आपको बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन देखिए बनता कैसे है। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यही आप लोग याद करके रखे हैं। अगर हम आपसे पूछे कि ये जो पाई आर स्क्वायर है ये किसका क्षेत्रफल होता है, तो आप बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो जो ये वृत्त है यही इसके आधार का क्षेत्रफल है। इसको आप लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल और गुणे ये जो एच है यही आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो अब आधार का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और गुणे ऊंचाई जो दिया गया है वो 4.7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर जब इससे आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 470 और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर के 1 घात सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर आपको बन जाएगा 470 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी के साथ अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहा गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको सवाल समझाने नहीं, हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन से टच करा रहे हैं और क्वेश्चन के बनने वाले जो टाइप है उससे हम आपसे परिचित करा रहे हैं। ठीक है, इसको जो पढ़ाना था हमने अपने सिलेबस में पढ़ा लिया है, बस आपको देखना है कि किस किस टाइप से प्रश्न आते हैं और कैसे हमें लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या r है तथा बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई 2r है। तो गोले और बेलन के आयतन में अनुपात बताइए। ध्यान से देखिएगा, कोई एक गोला है और बेलन भी है। ठीक, चलिए देखते हैं। बेलन तो ऑलरेडी बना हुआ है। कोई एक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, r, और कहा जा रहा बेलन की त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई 2r है। तो गोले और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, किसका अनुपात निकालना है, अनुपात किसका निकालना है आपको, गोले के आयतन का अनुपात, गोले का आयतन और बटे ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। ठीक, तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन के आयतन का सूत्र होता है बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर देखते हैं, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके मान समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 4/3 गुणे आर, आर इसका कितना है, इसका आर घाते 3 है, बटे ये आर कितना है, इसका आर है, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, गुणे एच कितना दिया गया है, यहाँ पर 2r दिया गया है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 r घाते 3 और ये आर स्क्वायर का गुणा आर से होके 2r घाते 3 हो जाएगा। अब r घाते 3 कैंसिल होके ये 3 2 से गुणा करा लेगा, आपका बन जाएगा 4/3 दूना 6 और यहाँ कैंसिल करा लीजिए, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो आपने देखा आपका जो आयतनों का अनुपात आया 2/3 आया और इस 2/3 को हम 2:3 लिख सकते हैं। तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन का जो अनुपात पूछा था वो आपका आ गया 2:3, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं और ये अगला सवाल हमारा लग चुका है आपके, ये कौन सा अध्याय है भाई, ये जो भी अध्याय होगा आप देखिएगा आपका अध्याय यहां से चेंज हो चुका है। चलिए अगला सवाल दिया गया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। यह सवाल समय समय पर बार बार पूछा गया है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप चर्चा करते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, और इसकी सबसे बड़ी शर्त होती है कि इसके कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होने चाहिए, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या लिखेंगे कितने, प्रथम 5। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अभाज्य संख्या। पहला संख्या होता है अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई और इसका क्या पूछा जा रहा है, माध्य पूछा जा रहा है। तो माध्य बराबर होता क्या है दोस्तों, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक,
पदों का योग, ये जो पद है आपके इनका योग कर डालिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटे पदों की संख्या कितने पद है, 1 2 3 4 5, 5 पद है, बटे 5 कर दीजिए। अब जोड़िए 11 7 18 18 5 23 23 3 26 26 2 28, 28 बटे कितना हो गया आपका 5। और जब आप 28 में 5 से भाग दीजिएगा, 28 में 5 से भाग 5 × 25 हो जाएगा, बचेगा 3, दशमलव लगाइएगा 6, 5 6 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.6। ठीक, तो इनका 5 का हाँ है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का ये माध्य निकल गया। अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका 25वां सवाल है, यदि a+2 a+4 a+6 तथा a+8 का समांतर माध्य 11 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपके सवाल दिए गए हैं और इसका समांतर माध्य पूछा जा रहा है। तो आंकड़ा हम वहीं से ले लेंगे। ठीक, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब पदों का योग क्या हो जाएगा, अब यहीं पर जोड़ना है आपको, a+2 + a+4 और फिर a+6 और आगे क्या है a+8 बटे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितनी है आपकी 5 है। तो इस प्रकार से अब आप इसको जोड़ लीजिए, a 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 a हो गया, कितना हो गया 5a प्लस 4 2 6 6 8 6 14 14 और 8 22 हो गया, कितना हो गया 22 और बटे 5। तो इस प्रकार से आपने देखा, नहीं कुछ गलती हो रही है, 8 6 14 14 4 18 18 2 20 होगा, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 20 होगा। तो अब आपका जो समांतर माध्य प्राप्त होने वाला है, यहाँ पर 5 और 5 दोनों में मिलेगा, 5 कॉमन कर लीजिएगा, बचेगा a + 5 = 20। ठीक, अब बटे 5 और 5 कैंसिल होके आया क्या a + 4। अब एक चीज और दिया गया है, क्या दिया गया है जो हम लोग भूल रहे हैं, इसका समांतर माध्य 11 है। यहाँ पर समांतर माध्य 11 रख लीजिए, समांतर माध्य के नीचे क्या रखना है, हमें 11 रखना है। अब क्या करेंगे, 11 जहां रहने दीजिए, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे, -4 बराबर a आ गया और 11 में से 4 गया 7 आएगा, तो a का जो मान प्राप्त हुआ वो आपका आ गया 7। तो हमसे पूछा था कि यदि समांतर माध्य 11 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना निकल गया 7, जो कि पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सर जी कैसे जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जा रहे हो आप, तो जल्दी जल्दी पढ़ा के नहीं, जितना बता दे रहे हैं ये जान लीजिए ज्यादा बता दे रहे हैं, नहीं तो इतना फास्ट इसको बता के निकला जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैराथन क्लास है दोस्तों, बस आपको क्वेश्चन और उसके बनने वाले टाइप आपको दिखा रहे हैं। ठीक, बाकी मेहनत आपको करनी है, हालांकि सारे सवाल हमने लगाए हैं। ठीक है, आप इस मैराथन को एक बार 2 बार देख लीजिएगा। आपके जो बहुविकल्पी के 20 प्रश्न आने हैं, जान लीजिए कि अगर संयोग बैठ गया तो 20 के 20 प्रश्न इसी में से आके फंस जाएंगे, और नहीं तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आपके 26वें वाले सवाल में देखा जा रहा है बहुलक चर का वह मान जिसकी, अब देखिए बहुलक जो होता है आपको बताया गया, बहुलक को अंग्रेजी मोड कहते हैं। मोड का मतलब होता है, बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात यह अधिक बारंबारता को दिखाता है। जहां पर अधिक बारंबारता वाली बात होगी तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अधिक बारंबारता वाले को क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाए। अब 27वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया है कि माध्य माध्यक बहुलक में संबंध बताइए। क्या कहा गया है, माध्य माध्यक बहुलक में संबंध बताइए। ये सवाल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी 25वां वाला सवाल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, माध्य माध्यक बहुलक में संबंध बताइए। तो माध्य माध्यक बहुलक में संबंध होता है 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग याद करके रखिएगा, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना।
इसको याद करके रखिएगा। ये तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता वाले को हम लोग बहुलक कहते हैं। बाकी ये सवाल आपका लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 है तो बहुलक बताइए। क्या कहा गया? माध्य और माध्यक। तो माध्य क्या दिया गया है आपका दोस्तों? माध्य दिया गया है 20 और माध्यक क्या दिया गया है? माध्यक आपका दिया गया है कितना? 22। तो कहा गया है किसी आंकड़े में माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 है तो इसका बहुलक बताइए। क्या पूछा जा रहा है हमसे? बहुलक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुलक बराबर होता क्या है? ये सूत्र आप रख दीजिए। 3 माध्य बराबर हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक, इस सूत्र से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये भी आपके कहने का मतलब ये जो चारों सीरीज है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। चलिए देखते हैं। 3 गुणे माध्य कितना दिया गया आपका? 20 दिया गया है। बहुलक, ठीक, प्लस 2 और माध्य दिया गया। माध्य यहां पर आपका 3 माध्यक रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 माध्यक कितना दिया गया है? 22 दिया गया है। बहुलक प्लस 2 माध्य कितना है आपका? 20 है। अब इसी को सरल कर लीजिए, आपका बहुलक आ जाएगा। तो 22 दिया कितना होता है? 66 होता है, बराबर बहुलक और प्लस 20 दूना 40। तो 66, 40 इधर आएगा, -40 बराबर बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बहुलक जो आपका आ गया वो आ गया आपका 26। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये बी वाला आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 से 10 तक, बीज नहीं कहा, तक धनात्मक सम संख्या। क्या? धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 बातें हैं। अगर कहा जाए 1 से 10 के बीच, ठीक, तो 10 तक नहीं जाना है, 8 तक जाना है। लेकिन 1 से 10 तक बोला है तो इसका मतलब 10 तक जाना है। 1 से 10 तक धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 और 10 तक का क्या करना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है, आप जानते होंगे, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, ठीक, बटे पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। पदों का योग क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपान कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो बटे 5 कर लीजिए। अब जोड़ डालिए, 10 8 18, 18 6, 24 24 4 28 2 30 बटे 5। 5 से कैंसिल करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य जो होगा वो हो जाएगा आपका 6। ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हमारे छूट गए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इन सवालों को हम अंत में ले लिए हैं। तीसरा सवाल है sin 2a = 2 sin a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, sin 2a = 2 sin a, ठीक। ये जो चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। sin 2a = 2 sin a, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a × cos a, बराबर यहाँ क्या है? 2 sin a, ठीक है दोस्तों। cos a को यही रोक लीजिए, cos a यही रुक जाएगा, हो जाएगा आपका 2 sin a, और इनको जब पक्षांतर करेंगे बटे 2 sin a हो जाएगा। अब 2 sin a कैंसिल होके cos a बराबर आपका हो गया 1। अब cos किसका मान 1 होता है? तो आप बताइएगा, cos 0 अंश का मान 1 होता है। अब cos और cos कैंसिल होके a बराबर क्या आ गया आपका? 0। तो यहाँ पर जो a का मान पूछा है हमसे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर a आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है, थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में होती है, ठीक। तो चलिए दिखाते हैं आपको, अगर आप जरूरी समझे
तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा में वृद्धि के साथ आपने पढ़ा था टेबल कॉस थीटा का, हम आपको दिखा दें कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 का। 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान, ठीक है दोस्तों। तो cos 0 अंश का मान 1 था, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 था, cos 45 1/2, ये 1/2 होता है, यहाँ पर 0 था। तो आपने देखा कि cos थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा, इसके मान में धीरे धीरे क्या आने लगी, कमी। 1 से लेकर धीरे धीरे कम होते होते कहाँ तक चला गया, 0 तक। कहने का मतलब थीटा का जब मान बढ़ेगा तो उसके मान में कमी आएगी। तो थीटा में वृद्धि के साथ साथ थीटा के मान में क्या होता है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। इसके पहले हमने चर्चा साइन के साथ कर लिया है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा के किन मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये चार के चारों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। आप भले ही सोच रहे हैं कि कैसे सवाल है, तो यही आपके सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, बस यही बता दे रहा हूँ और कुछ नहीं कहूंगा। थीटा के किन मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो जब इस प्रकार से कोई भी मान पूछ ले, चाहे साइन कॉस में, चाहे टैन कॉट में, चाहे सेक कोसेक में, किसी में भी पूछे एक दूसरे में, साइन और कॉस कब मान बराबर होता है। तो आप जानते हो यहां बोला गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब बराबर होंगे। तो आप जानते हैं कि साइन, ठीक है, साइन 45 अंश का मान बराबर होता है कॉस 45 अंश से, क्योंकि साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 45 अंश का भी मान 1/2 ही होता है। तो 45 अंश वाले मान पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि आपको ये सवाल लगाकर समझना है तो हम लगाकर भी बता दे रहे हैं। फिलहाल ये आपका 45 अंश सही हो जाएगा। अगर इसे लगाकर आप समझना चाहते हैं तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, बस कुछ नहीं करना, साइन थीटा और इस कॉस थीटा को पक्षांतर करेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 1। अब साइन बटे कॉस बराबर आपका होता है टैन थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब टैन थीटा बराबर, टैन किसका मान 1 होता है, तो आप बताएंगे टैन 45 अंश का मान 1 होता है। टैन टैन कैंसिल होकर थीटा बराबर क्या आ गया 45। तो थीटा जो होगा वो 45 अंश के मान पर ये दोनों मान आपके समान हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि आपके इस महामैराथन क्लास में जो केवल बहुविकल्पी की चर्चा की गई, तो बहुविकल्पी वाले महामैराथन क्लास में आपने 32 क्वेश्चन देखा। अगर ईश्वर ने चाहा तो इस 32 क्वेश्चन में ही आकर आपके 20 के 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अधिकांशतः समझिएगा, अगर 20 नहीं फंसा तो 10 से 15 तक जरूर आके यहीं से फंसेगा। आप इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर यही हो बहुत सवाल नहीं आए तो इसी के जस्ट इर्द गिर्द ही सवाल आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगा कि हमने आपके लिए मेहनत किया तो कृपया आप भी थोड़ा सा हमारे लिए जरूर कर दीजिएगा। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चे उठा पाएँ। तो इसी के साथ आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए हमने कई बार बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और इस वीडियो को आप एक बार नहीं, कम से कम परीक्षा आने के पहले तक 3 बार यह वीडियो आपको देखकर जाना है। अभी आपके बीच में मैं टॉपिक का महामैराथन क्लास लेकर आऊंगा जो सबसे रामबाण इलाज होगा, ठीक। अभी मैं पूरे टॉपिक का महामैराथन क्लास लूंगा, एक एक टॉपिक में समझाऊंगा। ये तो था बहुविकल्पी का, ठीक है। अभी मैं टॉपिक का लेकर आऊंगा कि किस टॉपिक से प्रश्न फंसने वाले हैं, कौन सा टॉपिक आपका काम करने वाला है। अभी टॉपिक पर महामैराथन क्लास आएगा और दीर्घ उत्तरी प्रश्न का महामैराथन क्लास आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ बने रहिए, और इसे कोई भी मैराथन क्लास जाता है कम से कम आप एग्जाम से पहले उसे 3 बार देखेंगे, ताकि आप इतना प्रिपेयर हो जाए कि आप व्याकुल हो जाए परीक्षा देने के लिए। तो दोस्तों अब इसी के साथ आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद।